नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे बड़े बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के राष्ट्रीय बायोफ्यूल मिशन की पूरी दिशा ही बदल सकता है। सच कहूं तो ये सिर्फ ऊर्जा या फ्यूल के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो हमारे देश के अरबों रुपये बचा सकता है और साथ ही हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई जान फूंक सकता है। आज हम समझेंगे कि कैसे हमारी ऊर्जा सुरक्षा और हमारी खेती का भविष्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। क्या कचरा, जी हाँ, वही कचरा जिसे हम फेंक देते हैं या जला देते हैं, क्या वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये देश के आयात बिल और खेती से जुड़े संकट दोनों को एक साथ सुलझा दे? आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी छिपी हुई आर्थिक ताकत को डीकोड करने वाले हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा के 4 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, नया बायोफ्यूल चैलेंज। दूसरा, खाद्य फसलें बनाम कृषि अवशेष। तीसरा, 2.4 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम बचत। और चौथा, एक नए और लाभदायक चक्र की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं द न्यू बायोफ्यूल चैलेंज की। आखिर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और रुकावटें कहां आ रही हैं? देखिए, सरकार का बायोफ्यूल मिशन निस्संदेह देश की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन फिलहाल हमारा पूरा फोकस कहाँ है? अगर आप अभी की स्थिति देखें तो हम एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना और मक्का जैसी खाद्य फसलों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हमें खाद्य फसलों पर निर्भरता कम करके कृषि अवशेषों यानी खेती के बचे हुए कचरे की ओर मुड़ना ही होगा। क्योंकि अभी जो हमारा सिस्टम है वो ना तो सही है और ना ही लंबे समय तक टिकने वाला है। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही खतरनाक जाल, जिसे हम एक विशेष साइकिल कह सकते हैं। होता क्या है कि ईंधन के लिए इन खाद्य फसलों को उगाने में भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों, खासकर यूरिया की जरूरत पड़ती है। और परेशानी की बात यह है कि ये उर्वरक हमें विदेशों से आयात करने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, हम आत्मनिर्भर बनने के लिए बायोफ्यूल बना रहे हैं, लेकिन उस बायोफ्यूल को बनाने वाली फसल के लिए हम विदेशी उर्वरकों पर निर्भर हैं। तो हम वापस उसी आर्थिक अस्थिरता में फंस जाते हैं जहां से चले थे। ये तो आत्मनिर्भरता के पूरे मकसद को ही खत्म कर देता है ना। अब आते हैं अपने दूसरे अहम बिंदु पर, फूड क्रॉप्स वर्सेस एग्री रेसिड्यू, यानी कच्चे माल में एक बहुत बड़ा बदलाव। पुरानी और नई व्यवस्था के बीच का फर्क समझना बहुत आसान है। एक तरफ हमारी पुरानी समस्या पैदा करने वाली चीजें हैं, जैसे गन्ना, मक्का और केमिकल यूरिया, और दूसरी तरफ है हमारे क्रांतिकारी नए विकल्प, गन्ने की पराली, चावल और गेहूं का भूसा, मकई के भुट्टे और बायोगैस स्लरी। ये एक ऐसा शानदार समाधान है जो एक तीर से 2 शिकार करता है। हमें खाद्य फसलों को छोड़कर पूरी तरह से कृषि कचरे जैसे पराली और बगास पर आधारित मॉडल की तरफ जाना होगा। अब जरा इस विशाल आंकड़े को देखिए, 500 मिलियन यानी 50 करोड़ टन। भारत में हर साल इतना कृषि अवशेष या खेतों का कचरा निकलता है। आज के समय में इस 50 करोड़ टन कचरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो खेतों में जला दिया जाता है या ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिससे भयंकर प्रदूषण होता है। लेकिन अगर हम इसका सही इस्तेमाल करना सीख लें तो यकीन मानिए, इस कचरे का एक कण भी बेकार नहीं जाएगा। और पता है इस कचरे की असली ताकत क्या है? 40 अरब लीटर। कुछ अनुमान बताते हैं कि अगर इस सारे कृषि कचरे को सही तरीके से प्रोसेस किया जाए तो इससे 40 अरब लीटर से ज्यादा इथेनॉल के बराबर फ्यूल मिल सकता है। ये सच में कचरे को एक अपार ऊर्जा संपदा में बदलने का मौका है। ये सिर्फ हवा को साफ करने के बारे में नहीं है, यह एक तरह से ऊर्जा का एक नया कुआं खोदने जैसा है, वो भी उस चीज से जिसे हम अभी सच में कूड़ा समझ रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे और शायद सबसे हैरान करने वाले पहलू की, 2.4 लाख करोड़ रुपए की बचत। 2.4 लाख करोड़ रुपए, ये सरकार का इस साल का अनुमानित उर्वरक सब्सिडी बिल है। ये अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बहुत भारी बोझ है। अब देखिए कि ये बदलाव कैसे काम करेगा। जब हम कचरे से बायोफ्यूल बनाते हैं तो उस प्रक्रिया के बाद जो बायोगैस स्लरी बचती है वो एक कमाल के जैविक उर्वरक यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करती है। ये जैविक उर्वरक खेतों में उन महंगे आयातित केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ले सकता है, और इसका सीधा सा मतलब है इस विशालकाय सब्सिडी बिल में एक बहुत बड़ी कटौती। लेकिन बात सिर्फ पैसों की बचत की नहीं है, एक बहुत बड़ी दुखद विडंबना भी है। हम जिन केमिकल फर्टिलाइजर्स पर इतनी भारी सब्सिडी दे रहे हैं वे असल में हमारी मिट्टी के जरूरी पोषक तत्वों को ही मार देते हैं। इससे मिट्टी बंजर होने लगती है और किसानों को मजबूरन अगली बार और भी ज्यादा केमिकल डालना पड़ता है। ये एक ऐसा जाल है जो कभी खत्म नहीं होता। जैविक उर्वरकों को अपनाकर हम अपने किसानों को इस भयानक जाल से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक लाभदायक चक्र की शुरुआत यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट।
ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह काम करता है। पहला स्टेप, खेतों का वो कचरा जो यूं ही जलने वाला था उसे बायो रिफाइनरी में ले जाकर प्रोसेस किया जाता है। दूसरा स्टेप, इस कचरे से ईंधन यानी इथेनॉल तैयार होता है। तीसरा स्टेप, फ्यूल बनने के बाद जो बायोगैस स्लरी बच जाती है वो खेतों में विदेशी यूरिया की जगह ले लेती है। और अंत में चौथा स्टेप, इस बेहतरीन जैविक उर्वरक के इस्तेमाल से मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरने लगता है। इस पूरी साइकिल में बिल्कुल भी कचरा नहीं बचता। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव रातों रात या अपने आप तो होगा नहीं। इसके लिए सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। सरकार को ऐसी बायो रिफाइनरियों में भारी निवेश करना होगा जो सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि पशु चारा और ऊर्जा भी बना सकें। कार कंपनियों को यह पक्का करना होगा कि उनकी गाड़ियां इथेनॉल ब्लेंड्स जैसे E20 पर मजे से चल सकें। आम लोगों को यह भरोसा दिलाना होगा कि इससे उनकी जेब के पैसे बचेंगे। और सबसे जरूरी, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें इस पूरे इकोसिस्टम में निवेश करने के शुरुआती फायदे साफ साफ दिखने चाहिए। तो इन सारी बातों के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। कचरे को सोने में बदलने का ये मॉडल हमारे सामने बिल्कुल तैयार है और इसके फायदे भी शीशे की तरह साफ हैं। लेकिन क्या हमारे उद्योग और हमारे कार निर्माता एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरफ इस बड़े कदम को उठाने के लिए सच में तैयार हैं? क्या बाजार में इस बदलाव को अपनाने की इच्छा शक्ति है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।